वीरांगना फूलन देवी की क्रांतिकारी धरती पर आज ये महारैली हो रही, जिसने पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि अब पिछड़े वर्ग के लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करें। आज इस महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इस महारैली के मुख्य अतिथि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्तागण और लगभग 1 दर्जन से अधिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे निमंत्रण पर इस महारैली में आए, आप सभी लोगों को और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों साथियों, आज मेश्राम साहब को इतनी ज्यादा जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? अभी आप लोगों ने देखा कि 9 अक्टूबर को एक विशाल रैली लखनऊ के रमाबाई मैदान में मेश्राम साहब ने बुलाई थी और अभी ये दूसरी रैली आज इटावा के जीआईसी मैदान में ये दूसरी विशाल रैली हो रही है। इतनी बड़ी जद्दोजहद वामन मेश्राम साहब को उत्तर प्रदेश में आकर के क्यों करना पड़ रहा है, इस बात को जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात जानने और समझने के लिए आपको मुल्क के हालात क्या है, वो हालात की जानकारी करना जरूरी है। उस हालात को जानना और समझना जरूरी है। आज मुल्क किन परिस्थितियों में गुजर रहा है, किन हालात में गुजर रहा है, और अगर उन हालातों को बदला नहीं गया तो हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। अगर हम मुल्क के हालात को देखें, इस देश में अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। हमारा राष्ट्रपति तो बन सकता है मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता है। शेड्यूल कास्ट के हालात इतने बुरे। शेड्यूल ट्राइब की अगर आप बात करें तो आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि इतने नक्सलाइट मारे गए, इतने जवान मारे गए। वो जवान भी आदिवासी होते हैं, वो जो नक्सलाइट जिनको छापा जाता है वो भी आदिवासी होते हैं। असल साजिश तो ये है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा करवाना है, उद्योगपतियों का कब्जा करवाना है और आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश देश में हो रही है। अगर हम ओबीसी के हालात को देखें, पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात को देखें तो आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। और इतना बड़ा अन्याय अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर हुआ। इस देश में अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि सिखों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अभी एक मंत्री जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और हत्या कर दिया, तो सिखों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। ईसाइयों के, क्रिश्चियनों के चर्चेज पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों के मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, हत्याएं तक की जा रही है। हालत तो इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि आजकल मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करता, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है यह तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को चौराहे पर पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। ऐसे देश के हालात पैदा कर दिए गए हैं। अगर इस हालात को नहीं बदला गया, हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि मनुवादियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि वो जिस किताब से पूरा देश चलता है उस संविधान को भी जलाने की हिकमत कर रहे हैं, उस संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। इतने ज्यादा देश के हालात खराब हो गए हैं, इसलिए हमको समझने की जरूरत है। हमारे घरों में अलग अलग तरीके से बहुरूपिये आते हैं, वो अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं। वो आपकी जाति के हो सकते हैं, आपकी बिरादरी के भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। वो आपको अलग अलग तरीके से समझाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं और जालिमों के साथ में खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा,
हमें इस बात को जानना होगा कि अगर आज की तारीख में हमने परिवर्तन नहीं किया और अगर आज की तारीख में हम परिवर्तन के लिए नहीं खड़े हुए तो जो हमारी आने वाली कौम है, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो हमें माफ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि वो कहेंगे जब बाबा साहब अंबेडकर ने आपको संविधान दिया था, जब बाबा साहब अंबेडकर ने आपको हक अधिकार दिया था, आपको बोलने का अधिकार दिया था, आपको लड़ने का अधिकार दिया था, आपको वोट का अधिकार दिया था और वोट के अधिकार का प्रयोग करके आपको राजा बनने का भी अधिकार दिया था, तो आप दूसरे के बलगराए में आ गए, दूसरे के बहकाए में आ गए। जब आपसे पूछा जाएगा, आपका मूल्यांकन किया जाएगा तो आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए साथियों संभलने की जरूरत है। 2014 में मोदी जी आए थे और मोदी जी सबसे ज्यादा हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को बरगलाने का काम किए और हमारे लोगों के घरों में गए और मंच से भाषण किए। क्या भाषण किए कि मैं तो पिछड़ी जाति का, मैं तो नीच जाति का हूं, मैं तो चाय बेचने वाला हूं। हमारे लोगों ने सोचा एक तो पिछड़ा है, दूसरा नीच जाति का है, तीसरा चाय बेचने वाला मतलब गरीब है। तो जैसे हम हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी है, तो अगर जैसे हम हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी है तो जरूर हमारा भला हो जाएगा। इसको ही प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों ने समर्थन किया और हमारे लोगों के समर्थन की वजह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन साथियों जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो भूल गए कि पिछड़े हैं। फिर क्या किया? 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। जानवरों की गिनती किया मगर पिछड़ों की गिनती नहीं किया और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का काम किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं हम पिछड़े हैं और दूसरी तरफ पिछड़ों के खिलाफ में धोखाधड़ी भी करने का काम कर रहे हैं। एक पिछड़े व्यक्ति का आदमी, एक पिछड़े वर्ग का आदमी पिछड़ों के खिलाफ में ही धोखाधड़ी क्यों कर रहा है, ये बात समझने की जरूरत है। अगर आप मूर्ख से मूर्ख आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दो और उसको कहो अपने पैर पर मार लो तो महामूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। अब नरेंद्र मोदी को तो महामूर्ख कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री है, तो उनको तो मूर्ख नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी वो पिछड़े वर्ग के हैं तो पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, यह बात जानने और समझने की जरूरत है। मुख नरेंद्र मोदी का नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के लोगों ने सोचा कि अगर पिछड़े वर्ग का चेहरा नहीं दिखाएंगे तो पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देंगे और पिछड़े वर्ग के लोगों का अगर वोट लेना है तो पिछड़े वर्ग का चेहरा दिखाना होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया और 2014 में हमारा वोट लूटने का काम किया। 2017 का चुनाव आ गया, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया, अनुप्रिया पटेल का चेहरा दिखाया, स्वतंत्र देव सिंह का चेहरा दिखाया और दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के अलग अलग जातियों के नेताओं का चेहरा दिखाया और हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और कहने लगे कि हम तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप हमें वोट कर दो, हम तो पिछड़े वर्ग के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे लोगों ने सोचा दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना लिया एक पिछड़े वर्ग के आदमी को, उत्तर प्रदेश में भी एक पिछड़े वर्ग के आदमी को मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो हमारे लोगों ने विश्वास किया और फिर से बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ गई। और जब बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ गई तो केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोगों को एक भी लायक आदमी नहीं बना मिला जिसको भाजपा के लोग मुख्यमंत्री बना सके। उत्तराखंड के आदमी को उत्तर प्रदेश में लाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लगातार पिछड़े वर्ग की हत्याएं हो रही है, लगातार पिछड़े वर्ग की बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी एनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है। जितनी भर्तियां हो रही है उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में हकमारी की जा रही है। जब पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे घरों में आते थे और कहते थे अरे भाई अखिलेश यादव की सरकार होती है तो सब यादव ले लेते हैं, बहन जी की सरकार होती है तो सब जाटो ले लेते हैं, इसलिए हमारी सरकार बनाओ। ना हम यादव को देने वाले हैं ना हम जाटों को देने वाले हैं, हम तो सब नौकरियां आपको देने वाले हैं।
क्या हो गया नौकरियों का? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, एक जाति के आदमी ने कब्जा कर लिया। बांदा यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई, एक जाति के आदमी ने कब्जा कर लिया। और 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई उसमें महा आरक्षण घोटाला हो गया। नरेंद्र मोदी ने देश भर में डंका पीटा कि हमने तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। अरे मोदी जी, तुम जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हो उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं मानते। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? आपके योगी जी क्यों नहीं मान रहे हैं? साथियों, ये धोखा है और ये धोखेबाज लोग हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको संभलने की जरूरत है, हमको सतर्क होने की जरूरत है, जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठने की जरूरत है। मैं सारे भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जो भाजपा की सरकार बनाने में लगे हुए हैं उन सबको चैलेंज देना चाहता हूं, जब भी बहस करना है बहस कर लो। एक अच्छा काम पिछड़े वर्ग के लिए किया हो, एक अच्छा काम बता दो। एक भी अच्छा काम पिछड़े वर्ग के लिए आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया। इसलिए जब वोट मांगने आते हैं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब हमारा वोट लेना है तब तो हम बढ़िया वाले हिंदू हैं, जब मुसलमान भाई से लड़ना है तब हम बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जब हमको हक अधिकार चाहिए, जब हमारी गिनती का मामला आता है, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मामला आता है, तब हम बढ़िया वाले हिंदू नहीं होते, तब तो हम SC ST OBC हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उस कमरे को धुलवाया गया, उसको गोमूत्र से शुद्ध कराया गया, उसको गंगा जल से शुद्ध कराया गया और वहां की हवा भी शुद्ध कराई गई। फिर अखिलेश जी ने बयान दिया कि अब मुझे समझ में आया हम भी पिछड़े हैं, तो हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों सोचो और समझो तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। ये सोचो और समझो और सोच और समझ कर आज अगर 27-28 पार्टी के लोग मेसराम साहब के साथ में खड़े हुए, आज अगर हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मेसराम साहब के साथ खड़े हुए हैं, अजहरी साहब मेसराम साहब के साथ खड़े हुए हैं, तो ये हम लोग सभी लोग क्यों खड़े हुए हैं? और अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इस गठबंधन को समर्थन किया है तो क्यों किया है? ये करने के पीछे का मकसद है कि जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है वो दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का अगर कोई पार्टी काम करेगी, कोई नेता काम करेगा तो अमन मेसराम साहब पिछले 40 साल से कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना बिके कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट है, वो जो क्रेडिट अमन मेसराम के पास में है, आज की तारीख में बहुजन समाज में किसी नेता के पास में वो क्रेडिट नहीं है। इसलिए वो अमन मेसराम के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कि इस देश में जो जालिमों की सरकार बनी है उसको उखाड़ फेंकना है। लेकिन देश की जालिमों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पहले योगी को उत्तराखंड भेजना होगा, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। 2022 का चुनाव आपके सामने है, इसलिए आपको यह तय करना है अब जाति पर वोट नहीं, अब धर्म पर वोट नहीं, अब दारू पर वोट नहीं, अब मुर्गे पर वोट नहीं, अब पैसे पर वोट नहीं, अब वोट होगा तो हमारे बच्चों के हक अधिकार के लिए वोट होगा। जो हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं, जो हमारे बच्चों की रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं, अब उनको किसी भी स्थिति में वोट नहीं होगा। वोट होगा तो अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए वोट होगा। यह बात तय करनी है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया तो अभी उनके पास कोई चारा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, इसलिए वो लगातार हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी कंगना रनौत को ले आते हैं, कभी कोई और मुद्दा ले आते हैं, तमाम मुद्दे ला करके वो जो नॉन इशू है उसको इशू बनाने की कोशिश करते रहते हैं और हमारे मुद्दों को हवा में उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी ठाना है अब हम अपने मुद्दों को नॉन इशू में नहीं बनने देंगे। अब लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं होगी, क्योंकि हमें भी पता चल गया है इस देश के जो मुसलमान हैं वो अरब ईरान से नहीं आए हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हम ही से धर्म परिवर्तित हैं, हमारा DNA उनका DNA एक है, हमारा
हमारा खून उनका खून एक है, इसलिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। 74 साल से लड़ रहे हैं और 74 साल से लड़े तो हम भी मजलूम हो गए, मुसलमान भी मजलूम हो गए। अगर 74 साल से लड़े तो मजलूम हो गए। अगर जालिमों से संघर्ष करना है और इस देश का हुक्मरान बनना है और न्याय स्थापित करना है तो अब मिलजुल करके लड़ाई लड़नी होगी। मिलजुल करके लड़ाई लड़ेंगे तो इस देश के हुक्मरान बनेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। इन्हीं मुद्दों को नॉन इशू, जो हमारे इशू है वो इशू बने रहे, इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कई मुद्दों को लेकर के 10 दिसंबर को भारत बंद किया है, जिसमें जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, जिसमें एनआरसी सीए का मुद्दा है, जिसमें ईवीएम का मुद्दा है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के 10 दिसंबर को हम लोगों ने भारत बंद करने का ऐलान किया है। आप सभी लोग उस भारत बंद में भी साथ सहयोग करेंगे और 2022 के चुनाव में इन जालिमों को उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश से करेंगे और 24 में दिल्ली से भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं आह्वान के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास।